हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। काफ़ी टाइम से आप लोगों के मैसेज कॉल आ रहे थे कि वापस से शुरू किया जाए इसको, लेकिन वेट कर रहे थे कि इसमें कोई प्रोसेस हो। तो अब इसका प्रोसेस हो रखा है लगभग। पहले यूपीएचईएससी था, अब ये उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन बन गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग है। इसके टेस्ट वापस से शुरू कर रहे हैं हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट के लिए। अभी इसका टेस्ट सीरीज फुल लेंथ टेस्ट वापस से शुरू करेंगे। तो जब तक आप इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, धीरे धीरे अपना रूटीन वापस से तैयारी की तरफ लाइए। फुल लेंथ टेस्ट शुरू करेंगे जल्दी ही। ये क्वेश्चन वगैरह आपको मिल जाएंगे। वेबसाइट विजिट करते रहिएगा टाइमली। और भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को देखिए और कोई आपका ओपिनियन है वो जरूर शेयर कीजिएगा। लेट्स बिगिन। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन रिसेंटली लॉन्च बाय इंडिया टू एवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम हेती? देखिए, ये कैरेबियन आइलैंड में है हेती, और यहाँ पे अभी काफी वायलेंस चल रहा है। इसको लेके अभी रिसेंटली ये एक ऑपरेशन लॉन्च किया है और इसका नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। यहाँ से जो इंडियंस हैं इनको इवैक्यूएट किया जा रहा है, वहां से लाया जा रहा है इनको। और हेती में क्या है कि ये एक्चुअली एक डिप्लोमेटिक मिशन है, और वो जहाँ पे इंडियंस हैं हेती में फंसे हुए हैं वो उनको सेंडिया डोमिंगो है या फिर डोमिनिक रिपब्लिक है, वहां से इनको एवैक्यूएट किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। ऑपरेशन इंद्रावती, एक क्वेश्चन ये इस तरीके का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। जो ऑपरेशन है इस तरीके का आता है आपके एग्जाम में, पुराने पेपर आप देखेंगे मिल जाएगा। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस? ये केस है एक्चुअली केरला का, उससे रिलेटेड है ये। केरला में क्या है कि एक एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी लड़की, मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, और उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया कोई मुस्लिम के थ्रू, जिसका नाम कोई सैफी जहां था, उसने शादी की उससे। उसके फादर ने ये केस किया था केरला हाई कोर्ट में। जो अशोकन है, इस लड़की के फादर का नाम अशोकन, उन्होंने केरला हाई कोर्ट में केस किया था कि उनकी बेटी का धर्म परिवर्तन करवाया गया है और शादी की है। और आपने देखा होगा केरला स्टोरी वगैरह में इस तरीके के केसेस आए थे। अब केरला हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि भाई वो मिसिंग है, मिल नहीं रही है, वो सीरिया ले जाया जाएगा, इस तरीके का उन्होंने कुछ केरला हाई कोर्ट में केस किया था। उसके बाद केरला हाई कोर्ट ने है जो इसको, जो शादी हुई थी, जिसको इनके फादर ने कहा कि ये कन्वर्ट करके शादी की है, तो इसको उन्होंने इलीगल बता दिया केरला हाई कोर्ट ने कि ये गैरकानूनी है। उसके बाद ये जिनसे शादी हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट गए। शैफी जहां है, जहां तक उनका नाम मुझे सही ध्यान है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको ओवररूल कर दिया। उसको कहा कि नहीं, ये सही नहीं है, और इसमें लागू हुआ आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 कहता है कि वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस, जिसकी जहां मर्जी होगी वो उससे शादी कर सकता है। ये आर्टिकल 28 का हवाला देकर केरला हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। इसलिए ये ध्यान रखना आपको, आर्टिकल 21 कहता है ऐसा कि कोई किसी की पसंद से शादी कर सकता है। अब इसमें क्या रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कन्वर्जन वगैरह का, वो क्लियर नहीं। रिसेंटली विच कंट्री हैज अनाउंस्ड ए बैन ऑन डिस्पोजेबल ई सिगरेट्स और वेप्स? ये अभी रिसेंटली बैन किया गया है क्योंकि ये काफी टॉक्सिकेट चीज है, तो इसको बैन किया है अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड ने। वहां पहले नहीं था ये एज का, अब एज रेस्ट्रिक्शन वगैरह भी लगाया है इस पे। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जन 1950? 26 जनवरी 1950 को
संवैधानिक स्टेटस क्या था इंडिया का, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देखिए 25 जून 1975 से और मार्च 1977, शायद 23 मार्च है, आप क्रॉस चेक कीजिएगा। इस टाइम पे देश में इमरजेंसी रही थी, इंदिरा गांधी का टाइम था और इमरजेंसी रही थी। इमरजेंसी के टाइम पे ये सब बदला गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। ये कई बार आपसे एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस साल किया गया था, तो ये 1976 का है। या 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसमें ये 26 जनवरी को जो था, इंडिया एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। जब देश का संविधान बना था उस टाइम पे सॉवरेन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, और इसमें बाद में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम पे ऐड किए कुछ चीजें, सोशलिस्ट ऐड किया इसमें कि इंडिया सोशलिस्ट भी है, और एक और सेकुलर ऐड किया गया कि इंडिया सेकुलर भी है। तो अभी तो सॉवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये इस तरीके से है। बाकी जब देश आजाद हुआ, देश का संविधान बना, उस टाइम पे सॉवरेन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये ही था उस इंडिया का स्टेटस। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। Order of the Druk Gyalpo. Order of the Druk Gyalpo Award, recently seen in the news, is the highest civilian honor award of which country? ये अभी रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट है भूटान का, वहां पे उनको ये ऑनर किया गया है विद दिस अवार्ड, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो। और ये पहले नॉन भूटानी है। अब तक ये अवार्ड है, ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो, भूटान ने 4 लोगों को दिया हुआ है, और वो चारों लोग उनके वहीं के हैं, चाहे कोई मठाधिकारी है, मठाधीश है, या फिर उन्हीं के लोग हैं जिनको चारों को मिला है। और भूटान के बाहर का अगर कोई किसी को ये दिया है तो ये पहले हैं, पहले ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा, आपको आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं, किसी भी एग्जाम में आपको ये देखने को मिल सकता है, पूछा जा सकता है। By which one of the following acts was the Governor General of Bengal designated as the Governor General of India? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए ये आपको आगे हिंदी में भी करवाएंगे, इंग्लिश में करवाएंगे, दोनों में मिलेगा, तो आप निश्चिंत रहिए। हिंदी इंग्लिश का इश्यू छोड़िए, आप क्वेश्चन को समझिए, फिर उसका आंसर ध्यान रखिए। और हिंदी में ही समझा रहा हूं मैं, क्वेश्चन इंग्लिश में है, तो हिंदी इंग्लिश का इश्यू छोड़िए, वो दोनों में करवा दिया जाएगा आपको। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था, जो बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। तो ये कब हुआ? ये चार्टर एक्ट 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इट वाज द सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट, और जिसमें ये अथॉरिटी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, उनके पास स्कोप था, अथॉरिटी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और उन्होंने ही फिर ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया था। अदरवाइज पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मद्रास, इस तरीके से ही चलता था, बाद में ये पूरे इंडिया का कर दिया। IMT trilateral exercise recently in news is conducted between which one of the following countries? IMT trilateral exercise, IMT, इंडिया, M है इसमें मोजाम्बिक, और T है तंजानिया। इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, बी इसका करेक्ट आंसर है। ये ट्राइलेटरल सीरीज है, ये चल रही है अभी। इसका जो करंट एडिशन है यह भी चल रहा है, इसका 21 से 24 मार्च। देखिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपनी कोई भी क्वेरी है आप जरूर पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे इसको रेगुलर बेसिस पे करवाने की आपको, तो आप बने रहिएगा। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड द PIBs?
ये है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो फैक्ट चेक यूनिट अंडर आईटी रूल 2021। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था कि ये जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है फैक्ट चेक यूनिट, इसको खारिज किया जाए, इसको ना लागू करने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में गए थे। अब इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि भाई इसको रोकिए जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसकी ऑलरेडी बॉम्बे हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है, तो वहां जब तक इसकी सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, जब तक हम कोई इस पे डिसीजन नहीं दे सकते। और गवर्नमेंट ने भी अश्योर किया है कि जब तक वहां सुनवाई पूरी नहीं हो जाती बॉम्बे हाई कोर्ट में, जब तक वो लागू नहीं करेंगे। तो ये अभी तो लागू नहीं है, लेकिन ये फैक्ट चेक यूनिट लेके आ रही है गवर्नमेंट। देखिए क्या होता है कि कुछ लोग फैक्ट चेक के नाम पे क्या है कि उनकी एक बाइसनेस होती है, वो चाहे किसी भी पार्टी को लेके हो, जो जिस पार्टी से बिलोंग करता है वो फैक्ट चेक के नाम पे एक तो चंदा इकट्ठा करेगा, और दूसरा उन लोगों को खुश करने के लिए वो पर्टिकुलर चीजें ढूंढ ढूंढ के फैक्ट चेक के नाम पे फिर वो उनको सपोर्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से। और सामने वाली जो पार्टी है उसको वो एक्सपोज करने, उनको लगता है कि वो एक्सपोज कर रहा है। ऐसा ही दूसरे लोग करते हैं। तो ये इस तरीके का चल रहा है, और पब्लिक को क्या है एक्चुअल चीज पता नहीं चल पाती है, क्योंकि किसके पास टाइम होता है इतना कि वो इतना डीप में जाके, चलो कोई नॉर्मल खबर है उसको तो फिर भी कोई चेक कर लेगा गूगल वगैरह करके, लेकिन डेटा का मामला है, जहां पे डेटा है, चाहे कोई बजट का डेटा हो, कोई गवर्नमेंट की स्कीम का डेटा हो, तो उसको कहां से देखेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट एक फैक्ट चेक यूनिट लेके आ रही है। हालांकि अभी ये लागू नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये लागू हो जाएगा। हो सकता है इस पे सुप्रीम कोर्ट अपना भी कुछ इसमें इंसर्ट करवाए अपना, कि ये क्यों नहीं है इसमें, ये क्यों नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई वर्डिक्ट देगा, उसके बाद इसमें कोई चेंजेस भी कर सकती है गवर्नमेंट। अभी तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से इसमें गाइडलाइंस लेके आई है, आगे इसमें चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। Consider the following statements. Amarkantak hills are at the confluence of Vindhya and Sahyadri ranges. देखिए, वैसे तो जो MPPSC की तैयारी कर रहे होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की, उनका भी शुरू करवाएंगे, अभी बीच में रोक दिया था वापस। तो उनको तो ये क्वेश्चन कई बार करवाया हुआ है, और ये अभी चर्चा में भी है। ये मैचिंग में करवाने का मतलब ये नहीं है कि आपके इस तरीके से क्वेश्चन आए। कई बार क्या है कि ऐसे क्वेश्चन देख के आपको लगता है कि नहीं ये इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। टफ नहीं है, आपसे डायरेक्ट ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है एक लाइन में भी पूछा जा सकता है। तो ये करवाने का मकसद ये कि इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक क्वेश्चन में कवर हो। अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंज, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन में पूछा है करेक्ट कौन सा है, सही कौन सा है। इनकरेक्ट क्यों है? बिकॉज अमरकंटक है, एक यूनिक नेचुरल हेरिटेज है, और ये मीटिंग पॉइंट है। अमरकंटक क्या है? मीटिंग पॉइंट है। किसका मीटिंग पॉइंट है अमरकंटक? विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज, ये दोनों का मीटिंग पॉइंट है अमरकंटक। सह्याद्री नहीं है, सतपुड़ा है, ये ध्यान रखना आपको। बिलीगिरी रंगा, देखिए ये बिलीगिरी रंगा या बिलीगिरी रंगन भी कहते हैं इसको। बिलीगिरी रंगन हिल्स कॉन्स्टिट्यूएट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो बिलीगिरी रंगा हिल है, इसको एक तो BR हिल्स भी कहते हैं। BR हिल्स समझ लीजिए आप शॉर्ट में। BR हिल्स है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये कर्नाटका में है, सदर्न और साउथ वेस्ट कर्नाटका, साउथ और वेस्टर्न कर्नाटका में एक्चुअली है। जो तमिलनाडु बॉर्डर है, तमिलनाडु का ये डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर करता है कर्नाटका से साउथ और वेस्टर्न साइड में, साउथ वेस्ट पोर्शन में यहाँ पे। तो वहां ये BR हिल सिचुएटेड है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। ईस्टर्न मोस्ट पार्ट नहीं है ये सतपुड़ा का, क्योंकि सतपुड़ा का जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है वो गुजरात साइड है। नेक्स्ट है ये शेषाचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूएट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो शेषाचलम हिल्स है
it is the part of ईस्टर्न घाट्स और पर्टिकुलरली सदर्न आंध्र प्रदेश में। वेस्टर्न घाट में नहीं है, ये ईस्टर्न घाट में है, आंध्र प्रदेश में। इसकी जो प्रीडोमिनेंट जो रेंज कहें वो प्रेजेंट है तिरुपति डिस्ट्रिक्ट, जो रॉयल सीमा रीजन है आंध्र प्रदेश का। रॉयल सीमा रीजन आंध्र प्रदेश का है, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट, वहां पे ये है जो प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट है, ये हिल्स है जो। तो तीनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कोई सा भी करेक्ट नहीं है। आने वाले टेस्ट में आपको आपके आईसीटी है, रिसर्च है, जैसा पहले करवा रहे थे, जो शुरू से देख रहे होंगे उनको पता है 70 टेस्ट हम ऑलरेडी करवा चुके थे यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। आप इसको रेगुलर वॉच करते रहिएगा। अब आपको कोशिश ये रहेगी कि इसको रेगुलर बेसिस पे करवाएं तो जितना पॉसिबल होगा। बाकी टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे जब कंटिन्यू रख देंगे। द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज द टाइपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। देखिए मॉनसून क्या है? मॉनसून बेसिकली एक सीजनल विंड है। मॉनसून एक सीजनल विंड है और रिवर्स करता है वो डायरेक्शन। जैसे ही सीजन चेंज होता है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। जैसे मॉनसून ट्रेवल करता है सी टू लैंड एंड लैंड टू सी, ये है मॉनसून का पैटर्न। अब समर सीजन की बात करें तो समर सीजन में क्या होता है? सी टू लैंड, ये है समर सीजन में। और लैंड टू सी कब होता है? विंटर सीजन में। तो इसीलिए ये डबल सिस्टम है सीजनल विंड का। तो मॉनसून क्या है? मॉनसून बेसिकली एक सीजनल विंड है जिसमें अगर समर सीजन है, गर्मी का सीजन है, तो समुद्र से और जमीन की सतह की तरफ है जो ये इसका पैटर्न रहता है। और सर्दी के टाइम में लैंड से और समुद्र की तरफ रहता है। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से ये फिर फॉर्मेशन होता है इसका, लो प्रेशर वगैरह का, ये वो बाकी डिटेल की चीजें जो आप काम की नहीं है। द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स इज द टाइपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉनसून क्लाइमेट। सी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगेगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी है कमेंट में जरूर कीजिएगा, उन सबको एड्रेस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। उत्तर प्रदेश में ये यूपीएचसी असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट करवा रहे हैं। यहाँ पे एक टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, पहले यूपीएचसी हुआ करता था, अब ये यूपीएसएससी हो गया है, उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन। इसका गठन हो चुका है, इसके मेंबर वगैरह सबका अपॉइंटमेंट हो चुका है, अध्यक्ष वगैरह का भी अपॉइंटमेंट हो चुका है। तो अब आपका इलेक्शन के बाद में कभी भी एग्जाम हो सकता है। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आने वाले टाइम में इसकी टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवाएंगे। यहाँ पे अभी इंग्लिश में करवा रहे हैं, आने वाले टाइम में आपको हिंदी में भी करवाए जाएंगे। देखिए इंग्लिश में करवाने का एक पर्पज ये रहता है, कुछ लोगों को हो सकता है इसमें इश्यू रहता हो, लेकिन वो उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं लेकिन जैसे किसी को हिंदी नहीं आती है, कोई वेस्ट बंगाल से अब उसको हिंदी नहीं आती है तो वो इंग्लिश पढ़ के समझ सकता है। लेकिन मोस्टली ऐसा है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश थोड़ा पढ़ना तो आपको आता ही होगा। और वैसे भी इसको हिंदी में ही समझाया जाता है। इंग्लिश इसलिए है ताकि ओवरऑल सबको कोई इश्यू नहीं रहे। वैसे हिंदी में भी करवाया जाएगा ये आने वाले टाइम में। In 1918, the United Provinces किसान सभा was formed by which of the following leaders? 1918 में यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा का गठन हुआ था। ये कौन से लीडर ने इसकी स्थापना की थी, इसका गठन किया था? जो 1918 में यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा का गठन है, इंदिरा नारायण द्विवेदी, इन्होंने किया था। फरवरी 1918 में किया था इसका गठन। इनके साथ में इंदिरा नारायण द्विवेदी के साथ में एक और थे गौरी शंकर मिश्रा और इंदिरा नारायण द्विवेदी, इन दोनों ने मिलकर इसका गठन किया था। आजकल किसान आंदोलन, किसान सभा ये
आम रूटीन सा हो गया, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। कुछ खेतीबाड़ी वाले किसान है, कुछ मर्सिडीज वाले किसान हैं, अलग अलग जमात है। रियो समिट, रियो कॉन्फ्रेंस, अर्थ समिट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? रियो समिट, रियो कॉन्फ्रेंस, अर्थ समिट, इट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है? ये ब्राजील में है, ब्राजील में है ये कौन से साल में हुआ था ये समिट? देखिए, एक है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, और इसी को ही कहा जाता है रियो समिट, रियो कॉन्फ्रेंस, अर्थ समिट, इसी को ही कहा जाता है। और ये हुआ था 1992 में। कई बार आपसे, जैसे पिछली बार एग्जाम हुआ था, उसमें एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया था अर्थ समिट के नाम से। तो अर्थ समिट, रियो समिट, ये सब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये सभी एक ही है, ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में जून 1992 में ये हुआ था। Which of the following events was the last in chronological order? जरूरी नहीं है आपसे एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन कोशिश ये है कि जो इस तरीके के हैं उनको एक ही क्वेश्चन में किया जाए मैक्सिमम, तो आपका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो जाएगा, सीखने को मिलेगा। अब ये पूछा है क्वेश्चन में कि ये जो दे रखे हैं ऑप्शन में, इनमें से सबसे लास्ट में क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो कौन सा हुआ है? होम रूल मूवमेंट है। होम रूल मूवमेंट ये कब शुरू हुआ था? ये होम रूल लीग गठित किया गया था 1916 में। अब इसमें भी दो चीजें हैं, एक था अप्रैल 1916 और दूसरा था सितंबर 1916। अप्रैल 1916 है बाल गंगाधर तिलक ने, और सितंबर 1916 है जो एक ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर थी एनी बिसेंट, उन्होंने शुरू किया था होम रूल मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट है। खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था ये 1919 से और 1924 तक। ये एक पैन इस्लामिक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट कैंपेन था जो लॉन्च किया था मुस्लिम्स ने इन ब्रिटिश इंडिया। और ये किस लिए किया था? टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड टू प्रोटेक्ट द ऑटोमन एम्पायर। जो ऑटोमन एम्पायर है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो प्रॉब्लम में था, उसके लिए ये खिलाफत मूवमेंट शुरू किया गया था 1919 से 1924 तक। जलियांवाला बाग ये लगभग सभी को पता होगा। अमृतसर मस्कर ये इट वाज टुक प्लेस इन, ये हुआ था अप्रैल 1919 में, और एग्जैक्ट है ये 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये। मोफला रिवोल्ट की बात करें तो ये केरला से में हुआ था। केरला जो इसको कहते हैं मालाबार रिबेलियन, ये अगस्त में हुआ था, अगस्त 1921, अगस्त 1921 में स्टार्ट हुआ था ये। जो अभी उस टाइम पे मालाबार डिस्ट्रिक्ट है अभी प्रेजेंट डे केरला में, वहां पे हुआ था। जो ओल्ड मालाबार का सदर्न पार्ट है वहां पे मालाबार रिबेलियन या मोफला रिवोल्ट। अब इसमें देखेंगे आप तो इसका जो सही आंसर आएगा ये 1916 में स्टार्ट हुआ है, ये 1919 में शुरू हुआ था, और ये 1919 अप्रैल में हुआ है, और ये 1921 में शुरू हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर मोफला रिवोल्ट आएगा। अदिति स्कीम recently seen in the news is associated with which sector? ये अदिति स्कीम है, इसकी आजकल चर्चा है। तो ये अदिति स्कीम कौन से सेक्टर से एसोसिएटेड है, किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? अदिति क्या है? ये है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आईडेक्स। आईडेक्स फ्रेमवर्क है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़िएगा। आईडेक्स फ्रेमवर्क उससे रिलेटेड है। तो ये ओवरऑल है, अभी रिसेंटली रक्षा मंत्री ने ये लॉन्च किया है, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आईडेक्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका एम है लगभग 30 डीप टेक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी
यूथ इनोवेशन और आर्म फोर्सेज के जो नीड है, उनकी ज़रूरत है, जो आर्म फोर्सेज के चैलेंजेज है उनके लिए है ये। और इसमें स्पेशली 17 चैलेंजेज हैं, 17 चैलेंजेज इसमें कंसिडर हैं। इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा और आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, अदरवाइज आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से इतना सफिशिएंट है। When communication enhances the interaction of learners, it is. When communication enhances the interaction of learners, it is a psychological. जब संप्रेषण अधिगमकर्ताओं की जो अन्योन्य क्रिया है उसको बढ़ाती है, तब वो क्या होती है? संप्रेषण अधिगमकर्ताओं की अन्योन्य क्रिया को बढ़ाती है, तब वो क्या होती है? तब वो एक मनोवैज्ञानिक होती है। जैसे जब संप्रेषण अधिगमकर्ताओं की अन्योन्य क्रिया को बढ़ाती है तो एक सांस्कृतिक सामाजिक जो साइकोलॉजी है, सांस्कृतिक सामाजिक मनोविज्ञान परिस्थिति है और उसका जो चैनल कारक है उनका इसमें प्रतिपादन होता है। तो ये कम्युनिकेशन एनहेंस द इंटरेक्शन ऑफ लर्नर्स, इट इज ए साइकोलॉजिकल। The mind of the makers of the Constitution of India is reflected in which of the following? देश का जब संविधान बनाया था तो संविधान बनाने वाले जो थे उनके माइंड में क्या था, वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में रिफ्लेक्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, जिसको देख के लगता है कि उनके माइंड में उस टाइम क्या रहा होगा। हालांकि टाइम टाइम पे चीजें बदलती रहती है, तो उन्होंने आज के हिसाब से तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया नहीं होगा, उस टाइम जो सिचुएशन थी, उस टाइम देश की जो कंडीशन थी उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होगा। अभी देख लीजिए, एक चीफ मिनिस्टर है, जेल में से सरकार चला रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कि वो जेल से सरकार चलाएगा नहीं चलाएगा। तो इस तरह की उस टाइम जो कंडीशन थी उसके हिसाब से जो संविधान निर्माता थे उनका माइंड कहाँ दिखता है? द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में दिखता है ये। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है जरूर पढ़िएगा ये। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन ऑफ BIOS? बायोस, इसका फुल फॉर्म क्या है? देखिए बायोस क्या है। बायोस, इसका पूरा नाम जो है ये है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस फर्मवेयर एक, यूं कहें, एक व्यक्तिगत कंप्यूटर सिस्टम बोर्ड पे पहले से इंस्टॉल रहता है ये बायोस। कोई पर्सनल कंप्यूटर आपका पीसी है उस पे पहले से इंस्टॉल्ड है, और ये कंप्यूटर जैसे ही संचालित होता है उस पे ऑटोमेटिक चलने वाला एक सॉफ्टवेयर है। और ये जो इंटरफेस है उसकी जो मेन सिस्टम है, उसकी मूल प्रणाली है, उसके जो वास्तविक मानक है उसके रूप में काम करता है। तो ये एक इंटरफेस है, और जो मेन सिस्टम है, मूल प्रणाली है, उसमें जो रियल उसके मानक है उनके रूप में काम करता है, और इसकी फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पहले से इंस्टॉल रहता है ये पीसी में। इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज्ड इन एन इकोनॉमी इट विल। अगर इंटरेस्ट रेट, आपने देखा होगा आरबीआई काफी टाइम से जो इंटरेस्ट रेट है, अब जाके जरूर थोड़ा कुछ पॉइंट में बढ़ा था, अदरवाइज पिछले 2-3 क्वार्टर देखा जाए तो वो मेंटेन रख रहा था इंटरेस्ट रेट को। तो अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है इकोनॉमी में, इसका मतलब क्या है? इट विल इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा तो इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द कंट्री। और ये देखिए, ये क्या होता है कि जो एक कर्व है, ये कर्व है एक्चुअली इन्वेस्टमेंट कर्व ऑफ द इकोनॉमी, उससे इसको समझा जा सकता है। आप इसको पढ़िएगा, अदरवाइज जैसे एग्जाम डेट अनाउंस होता है या थोड़ा प्रोसेस में आता है तो आपको ये पढ़ाया जाएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जो भी आपका पूरा सिलेबस है ये करवाया जाएगा अच्छे से। यहाँ पे निश्चिंत रहिए, पिछली बार भी करवाया है, उसके बाद भी करवाया है, फिर करवा देंगे। इसमें जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल स्टेट है उसका काफी रोल रहता है। आपके खैर इतना नहीं है यूज में। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन द।
देखिए ये है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट है एटलीस्ट कम से कम पार्ट 6 तक, पार्ट फर्स्ट से और पार्ट 6 तक इनको बहुत अच्छे से पढ़िए। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। और आर्टिकल वाइज पढ़िए। जैसे पार्ट फर्स्ट क्या है, पार्ट फर्स्ट है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। पार्ट फर्स्ट में आता है, अब कौन से आर्टिकल आते हैं पार्ट फर्स्ट की बात करें तो द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और इसमें आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 1 to 4। पार्ट जो सेकंड है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है सिटीजनशिप, नागरिकता। अभी जैसे ये सीएए लागू हुआ है, अभी लागू हो चुका है, तो हो सकता है आपसे सिटीजनशिप पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ये आता है आर्टिकल 5 से 11, 5 to 11। पार्ट थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये है फंडामेंटल राइट्स, जो आपके फंडामेंटल राइट्स है। ये आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 to 35। पार्ट 4 है, पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें क्या आता है पार्ट 4 में, डीपीएसपी आता है। डीपीएसपी मतलब जो नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं हम, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें आते हैं आर्टिकल 36 to 51। और फिर इसके बाद में आ जाता है पार्ट फिफ्थ, फोर्थ ए है एक्चुअली, पार्ट फोर्थ ए। पार्ट फोर्थ ए क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, और उसमें ए की आर्टिकल है 51 ए। आपको कई बार सुनने को मिला होगा कि आपके फंडामेंटल राइट्स आपको पता है, लेकिन आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये पार्ट फोर्थ ए में है फंडामेंटल ड्यूटीज, उसमें आर्टिकल 51 ए है। अब हम बात करते हैं प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये किस में आता है, ये आता है कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 51, आर्टिकल 51। ये किस में है, पार्ट 4 में। अगर आपको पता है तो आप इसको डायरेक्ट सही कर देंगे कि ये आर्टिकल 51 है, और आर्टिकल 51 आता है नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। कृत्रिम झील कौन सी है, आर्टिफिशियल लेक इनमें से कौन सी है। एक क्वेश्चन कई बार आता है इस तरीके का। तो इनमें से जो आर्टिफिशियल लेक है वो है कोडाई कनाल। कोडाई कनाल ये तमिलनाडु में है, ये मैन मेड है। आर्टिफिशियल क्या है, कृत्रिम है, जिसको जो मैन मेड है वो आर्टिफिशियल है। और ये कोडाई कनाल सिटी है तमिलनाडु में। और ये कोडाई कनाल किस जिले में आता है, एक डिस्ट्रिक्ट है डिंडीगुल, डिंडीगुल जिला है ये तमिलनाडु में, उसमें सिटी है कोडाई कैनाल, वहां पे है ये आर्टिफिशियल लेक, कोडाई कैनाल इसका नाम है। कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर जो हार्डवेयर है, कंप्यूटर हार्डवेयर वो किसका बना होता है, उसमें क्या क्या शामिल होते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में शामिल होते हैं मॉनिटर एंड सीपीयू। सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ मॉनिटर एंड सीपीयू। देखिए आप अपनी जो भी ओपिनियन है इसमें जरूर कमेंट किया कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके, और जो सो चुके हैं लोग उनको जगाइए, उनको शेयर कीजिए वीडियो, ताकि वो वापस से जाग के और अपनी तैयारी शुरू करें विथ रेफरेंस टू। और टाइम टाइम पे वेबसाइट विजिट करते रहिए, क्योंकि ये जो इतने क्वेश्चन करवा रहे हैं ये सब आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। जरूरी नहीं आज मिल जाए, लेकिन हो सकता है आज इवनिंग में या कल जब भी टाइम मिलेगा तो वो अपलोड कर दिए जाएंगे। With reference to स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्वदेशी मूवमेंट जैसे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इस तरीके के जो है वो स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था उस टाइम पे भी जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्वदेशी आंदोलन से संबंधित जो स्टेटमेंट दे रखे उनको कंसिडर, ये दो स्टेटमेंट इनमें से कौन सा सही है। इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजिनियस आर्टिजन्स क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। ये बात सही है, क्योंकि स्वदेशी हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन हैंडलूम इंडस्ट्री स्पेशली। और इसमें क्या था, देयर वाज ए रिवाइवल इन हैंडलूम, सिल्क, वेविंग और एंड सम अदर ट्रेडिशनल आर्टिजन क्राफ्ट्स वगैरह, तो इनमें था रिवाइवल, ये बात सही है। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड एज ए पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट।
तो अभी कुछ चीजें जैसे यहाँ मोबाइल बन रहा है या कोई यूनिवर्सिटी है, उस टाइम पे ये अंग्रेजों की जो चीजें थोपी जा रही थी उनके विरोध में ये स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था। और इसी के तहत कई सारी चीजें की गई थी, कई कॉटन मिल्स की स्थापना हुई थी, कई जो स्वदेशी इंडस्ट्री है वो शुरू हुई थी, एक स्वदेशी इंडस्ट्रियलाइजेशन मूवमेंट शुरू हुआ था। अब नेशनल एजुकेशन काउंसिल ऑफ एजुकेशन ये एस्टेब्लिश किया गया था और ये स्वदेशी मूवमेंट का ही पार्ट था। ये बंगाल में किया गया था 1906 में। इसको फंड किया गया था एक्चुअली। ये ऐसा नहीं है कि कोई सरकार के गवर्नमेंट के पैसे से आंदोलन किया और गवर्नमेंट ने उसको बना दिया, ऐसा नहीं है। जैसे अभी रिसेंटली यूपी में अयोध्या में राम मंदिर बना है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया, लोगों की भावनाएं थी इसलिए, ऐसा नहीं है। लोगों ने खुद से फंड किया है जब बना है। तो वैसे ये जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बना था, तो उसमें भी लोगों ने ही खुद से फंड करके ये बनाया था कि हमारा खुद का एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए ये बनाया था। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, और इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा है वो बताना है। देखिए पहला है सॉरी ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग। ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग, ये इस महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। ये बात सही है, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग थी। इट वाज फॉर्म्ड बाय महात्मा गांधी। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग है, इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, लेकिन बाद में इसका नाम हरिजन सेवक संघ कर दिया था महात्मा गांधी ने। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पहला स्टेटमेंट सही है, ये मैचिंग सही है। ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा है, इसकी स्थापना की गई थी कब। देखिए ये जो भी आपको बताया जा रहा है, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ऑल इंडिया किसान सभा 1936 1936 में ये लखनऊ सेशन हुआ था इनका किसान सभा का, उसमें इसकी स्थापना हुई थी। और ये किसने की थी, सहजानंद सरस्वती ने की थी। तो ये दूसरा मैचिंग भी सही है। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है, ये शुरू किया गया था 1925 में, 1925 में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया गया था। और ये किया था ईवी रामा स्वामी नायकर ने। ये सही है। ये जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है, आपको अगर नहीं मालूम है तो ये एंटी कास्ट मूवमेंट था। मतलब जो अभी भी आप देखते होंगे कई जगह जातिवाद का इतना वो जहर घुला हुआ है, लोग पता नहीं कब इस मानसिकता से बाहर निकलेंगे, लेकिन ये जो जातिवाद का सिस्टम है ये इसके खिलाफ था, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि वो जाति में ऊपर है, दूसरे नीचे हैं, तो उनको लगता है ये ठीक नहीं है। उनकी एक सोच बनी हुई है। और अभी जैसे इलेक्शन का भी टाइम है तो ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, तो इन चक्करों में मत फंसना। जातिवाद वैसे भी कम हो गया है अब धीरे धीरे। एंटी कास्ट मूवमेंट था। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट है जो सही है, डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। Who was the following had first deciphered the edicts of Emperor Ashoka? ये पिछले जो एग्जाम हुआ था एडवर्टाइजमेंट 50 का, उसमें क्वेश्चन आया था। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है लगभग सभी एग्जाम्स में। इसका जो करेक्ट आंसर है, ये जो डिसाइफर किया गया था ये जेम्स प्रिंसेप। ये एक्चुअली एक रॉक कट एडिक्ट था अशोका का, और नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में। और ये कब की बात है, डेटेड 252 अराउंड 232 BC। एंड ये जो स्क्रिप्ट था ये डिसाइफर किया गया था 1837 में, ये जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ये जो इंस्क्रिप्शन है अशोका का, ये रिटन है जो मगधी प्राकृत है, और इसमें ब्राह्मी लिपि का यूज किया गया है। बाकी तो जो प्राकृत है वो खरोष्टी स्क्रिप्ट है,
ग्रीक, अरामिक ये भी यूज किया गया है इसमें। और ये जो जेम्स प्रिंसेप है ये एक्चुअली एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था। द एस्टेरॉयड बेल्ट इज सिचुएटेड बिटवीन विच प्लैनेट्स। कुछ लोगों को लग रहा होगा ये हमारे सिलेबस में है भी या नहीं, आपके सिलेबस का ही क्वेश्चन है। द एस्टेरॉयड बेल्ट इज सिचुएटेड बिटवीन विच प्लैनेट्स। देखिए एस्टेरॉयड क्या होता है, जो नहीं मालूम, एस्टेरॉयड क्या है कि कोई ग्रह है या कोई तारा है उसके जो टूटा हुआ टुकड़ा है उसको माना जाता है एस्टेरॉयड। जैसे क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह है वो एस्टेरॉयड है। खगोल में पिंड होते हैं, खगोलीय पिंड जो इसमें ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं या आकार में भी छोटे होते हैं, इनको ही एस्टेरॉयड कहा जाता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। एस्टेरॉयड बेल्ट की बात हो रही है तो मेन एस्टेरॉयड जो है, मेन बेल्ट कौन सी है, जो मेन बेल्ट है कॉमेट, वो कौन सी है, तो ये है कॉमेट रीड। ये एस्टेरॉयड की मेन बेल्ट है। हालांकि ये ज्यादा डिटेल में हो जाएगा। तो अभी रिसेंटली जो नासा है, नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का नाम सुना होगा आपने। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये नासा का है। इसने अभी ये खोज की है, इसने पाया है, ऐसा पहली बार हुआ है जो मेन एस्टेरॉयड बेल्ट है ये कॉमेट रीड, इसमें पानी मिला है यहाँ पे। तो दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एस्टेरॉयड क्या होता है, क्षुद्र ग्रह। एस्टेरॉयड बेल्ट कौन सी है, मेन कॉमेट रीड। अभी रिसेंटली नासा का जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसने इसको पता लगा है कि जो मेन बेल्ट है उसमें पानी है। अब ये मेन बेल्ट किसके बीच में है ये क्वेश्चन में पूछा है, तो ये लोकेटेड है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर, मार्स क्या है मंगल और जुपिटर बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच में। देर इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज द हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। कई बार पूछ लिया जाता है कि पार्लियामेंट किससे बनी होती है। पार्लियामेंट लोअर हाउस है, अपर हाउस है। तो देखिए लोअर हाउस क्या है, लोकसभा, अपर हाउस है राज्यसभा, और इसके अलावा इसमें राष्ट्रपति, लोअर हाउस, अपर हाउस और प्रेसिडेंट, इन तीनों से मिलके और पार्लियामेंट सिस्टम बनता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पार्लियामेंट सिस्टम है वो कहां से बोरो किया है। ये बात सही है कि ये बोरो किया है हमने यूके से। पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है हमारे यहाँ यूके से बोरो किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बोरो किया है तो कि हमने ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट सिस्टम है उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया है। ये सच नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है हमारा, अब आप देखिए लोकसभा राज्यसभा है लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है हमारे यहाँ इलेक्ट किया जाता है। जबकि ब्रिटेन में क्या है, वो एक हेरेडिटरी सिस्टम है, जो एक वंशवाद चला हुआ है कि वो महारानी थी अब उसका बेटा बन गया, फिर वहां पे जो मोनार्क सिस्टम है वो है, जबकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति इलेक्ट होता है। तो अभी पार्लियामेंट सिस्टम क्या है, ये इंश्योर करता है, जो देखिए हमारे देश में काफी डाइवर्सिटी है, अलग अलग रीजन, अलग अलग लैंग्वेज, तो अलग अलग एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपॉइंट की वो चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ जो गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, उसमें ये क्यों है, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रेस्पॉन्सिबल है, और वो रेस्पॉन्सिबल किसके लिए है, लोकसभा के लिए। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। Which one of the following pairs of islands is separated from each other by the 10-degree channel? 10 डिग्री चैनल से कौन सा आइलैंड सेपरेट होता है, तो देखिए ये 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल कैसे है, इक्वेटर जो है, इक्वेटर से डिसाइड होता है ये डिग्री का। अब इक्वेटर से 10 डिग्री है, 10 डिग्री नॉर्थ में, ये जो है इक्वेटर से
10 डिग्री नॉर्थ में है, तो इसलिए इसको 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। और ये कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में है। ये अंडमान और निकोबार आइलैंड है, इनको सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। Which one among the following industries is the maximum consumer of water in India? इनमें से कौन सी इंडस्ट्री है जो मैक्सिमम कंज्यूमर है, पानी सबसे ज्यादा कंज्यूम करती है? कौन सी इंडस्ट्री है? देखिए आजकल यही वजह है, क्योंकि पानी की शॉर्टेज आने वाले टाइम में होने के चांसेस हैं अगर सही तरीके से एनवायरनमेंट का प्रोटेक्ट नहीं किया गया। तो ये क्लियर है। आप देखेंगे अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती, तो ये पहले का जैसा पैटर्न रहा नहीं है, वो एनवायरनमेंट की वजह से ही है। अब सब, और इसीलिए यही वजह है कि अब हमें जो सोलर पे जा रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन पे जा रहे हैं, व्हीकल्स इलेक्ट्रिसिटी की ओर जा रहे हैं, इसमें जो मैक्सिमम कंज्यूम करता है पानी का वो करता है ये कोयले वाला थर्मल पावर प्लांट जो है, जो कोयले से बिजली पैदा करते हैं। इस तरीके के जो पावर प्लांट है या इस तरीके की जो थर्मल पावर इंडस्ट्री है, वो लगभग 88% जो टोटल कंज्यूम होता है पानी इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो उसका 88% तो ये थर्मल अकेला कर लेता है। बाकी उसके बाद जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है ये लगभग 5% है इनका। पेपर वगैरह की बात की जाए तो ये लगभग इनका 26% है पेपर वगैरह का, ये लगभग 6% है। टेक्सटाइल वगैरह का है जो ये लगभग 7% के आसपास कुछ है, और ये शायद 80% है, लेकिन सबसे ज्यादा ये है। आप इसको क्रॉस चेक कीजिएगा, लगभग 80% या 88% है ये, लेकिन सबसे ज्यादा यही कंज्यूम करता है। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सेलेक्टेड बाय द, जो पीएसयू है भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, पहले क्या था, एक अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट हुआ करता था। क्या था? अपॉइंटमेंट्स बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट। और इस अपॉइंटमेंट्स बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दिया गया कब? अगस्त 2015 में जब अनाउंस किया गया, यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अब वो एक बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाएंगे, बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाएंगे, और वो सेलेक्ट करेंगे किस बैंक का चेयरमैन कौन होगा। जैसे आजकल क्या है, जुडिशरी में देखेंगे तो जज साहब हैं, वही जज साहब को अपॉइंट कर रहे हैं, किसी का रिश्तेदार जज बन रहा है, इस तरीके का सिस्टम ये काफी टाइम से चला आ रहा है। तो उसको देखते हुए ये अपॉइंटमेंट्स बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट बनाया। इसकी बैंक बोर्ड ब्यूरो को बनाने की घोषणा की थी 2015 में, अगस्त 2015 में। लेकिन ये इसका फंक्शन कब स्टार्ट हुआ, कब से ये फंक्शन में आया है बैंक बोर्ड ब्यूरो? ये आया था अप्रैल से, अप्रैल 2016 से, अप्रैल 2016 से ये फंक्शन में आ गया था। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है, ये इसका हाउस कहाँ पे है, ये कहाँ सिचुएटेड है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहीं पे इसका भी हेडक्वार्टर है, मुंबई महाराष्ट्र में। At which of the following places first global conference on depletion of ozone layer was held? इनमें से किस जगह पहला ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुआ, किस पे? डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, इसको लेके पहला ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? देखिए ये पहला ओजोन डिप्लेशन को लेके हुआ था, ये वियना में हुआ था। वियना कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं इसको, द कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। और ये कब एडॉप्ट किया था? ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था एट वियना में, वहीं पे इसको अडॉप्ट किया गया था 1985 में, मार्च 1985 में, 22 मार्च 1985 में। और जब ये कन्वेंशन हुआ किसके लिए? प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के लिए, वियना कन्वेंशन, उसका ही रिजल्ट है जो आज आप पढ़ते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप पढ़ते हैं वो इसी का ही है। इसी पे ही ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी बनी थी ओजोन डिप्लेशन को लेके ही,
1987 में। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगेगा। और भी कोई आपकी क्वेरी है, कोई सजेशन है, बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। देखिए अब इसमें प्रोसेस में लगभग धीरे धीरे आता जा रहा है। जो यूपीएचईएससी था, अब ये उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन हो गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग, ये शिक्षा सेवा चयन आयोग। असिस्टेंट प्रोफेसर के इसमें 2 टेस्ट ऑलरेडी करवा चुके हैं। टेस्ट सीरीज इसकी जल्दी शुरू करेंगे। ये व्हाट्सअप नंबर है, इसके व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज इसकी जहां तक है 31 मार्च से इसकी टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, 1-2 दिन बाद से ही। क्योंकि अब इसमें एग्जाम है जो आपका लगभग ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन के बाद एग्जाम होगा। क्योंकि अभी एमपीपीएससी का भी उन्होंने एग्जाम डेट अनाउंस किया है मध्य प्रदेश का, तो वो भी जस्ट इलेक्शन के बाद का ही है। 9 जून को उन्होंने एग्जाम अनाउंस किया, एग्जाम डेट। तो ऐसा लग रहा है, शुरू से लग रहा था अभी ये जब से ये नया आयोग बना है कि इलेक्शन के बाद ही करवाएंगे एग्जाम। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। लेट्स बिगिन। साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस वायसराय के दौरान हुई थी? साइमन कमीशन, इसका ये नियुक्ति हुई थी, उस टाइम पे वायसराय कौन था? साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 1927 में। और साइमन कमीशन को स्वीकार क्यों नहीं किया गया था? भारतीयों ने इसको अस्वीकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था साइमन कमीशन में। तो ये स्टेटमेंट बेस भी पूछा जाता है कई बार कि इनमें से कौन सा सही है या गलत स्टेटमेंट है। तो वो है इसमें कि भारतीयों ने इसको स्वीकार इसलिए नहीं किया, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, ये सही है। अब वायसराय कौन था उस टाइम पे? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन उस टाइम पे वायसराय थे। देखिए वापस से शुरू करवाएंगे, पूरा डिटेल में आपको इसको यहाँ समझा देंगे। मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी आपके सिलेबस में है वो सब पहले भी करवाया हुआ है। यूपीएचएससी के नाम से चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे पूरे। लगभग पहले करवाए थे 90 के आसपास टेस्ट हैं, 70 के आसपास टेस्ट अभी करवाए हैं। एडवर्टाइजमेंट 51 में, 90 के आसपास एडवर्टाइजमेंट 50 में करवाए थे, और अभी ये नया शुरू करेंगे इसका। हाल ही में खबरों में रही समृद्धि योजना का संबंध किससे है? समृद्धि योजना, इसका संबंध किससे है? यह भी चर्चा में रही है। देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, उस मंत्रालय का है, इलेक्ट्रॉनिक सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का। और ये स्टार्टअप से जुड़ा हुआ है। ये जो समृद्धि योजना है इसका संबंध किससे है? स्टार्टअप से। क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि शुरुआती चरणों में जो इनिशियल स्टेज है उसमें स्टार्टअप को सहयोग देने की इन्होंने ये अनाउंस किया है, स्टार्टअप एक्सेलरेटर के नाम से, ताकि जो इनोवेशन, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है उसकी शुरुआत की जा सके। और स्टार्टअप को फंड देने के लिए, जो भी लोग स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं अपना कोई काम, उसके लिए गवर्नमेंट ने फंड देने के लिए, सहायता के लिए, उसमें ना सिर्फ फंड है बल्कि स्किल डेवलपमेंट भी है साथ में। और उसी के लिए ये इन्होंने डिजाइन किया है समृद्धि योजना। । 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार अवशिष्ट शक्ति निम्नलिखित में से किसे दी गई थी? देखिए 1935 का जो एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बहुत सारी चीजें इस एक्ट से ली गई है। जब देश आजाद हुआ उसके बाद जो संविधान बना है उसमें बहुत सारी चीजें इसी एक्ट से ली गई हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935। अब इसमें क्या था, भारत सरकार, इसमें इस अधिनियम ने क्या कर रखा था, एक तो सेंटर और प्रोविंस,
उस टाइम पे केंद्र और प्रांत हुआ करते थे, तो सेंटर और प्रांतों के बीच में ये पावर को डिवीजन कर रखा था इसने। एक तो था सेंटर और दूसरा प्रांत। लेकिन जो इसमें अवशिष्ट शक्ति थी, संघीय सूची केंद्र के लिए थी और जो प्रांतीय सूची थी वो प्रांत के लिए थी। अभी भी क्या है, अभी भी सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये तीन है, केंद्र सूची, राज्य सूची और ये समवर्ती सूची। तो जो केंद्र की सूची में है वो केंद्र सरकार के काम है, जो राज्य की सूची में है वो राज्य सरकार के काम है, और समवर्ती सूची है एक। वैसे ही उस टाइम पे हुआ करता था अवशिष्ट शक्ति, इसको कहते हैं रेजिडुअल पावर। जो रेजिडुअल पावर था वो किसके पास थी? तो रेजिडुअल पावर है ये उस टाइम जो वायसराय हुआ करता था उसके पास होती थी 1935 के अधिनियम के अकॉर्डिंग। शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। टीचर जो कह रहा है और जो कर रहा है उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए शिक्षक की कथनी और करनी में। ये किसने कहा है, ये किसका कथन है? ये महात्मा गांधी का कथन है। महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, ये लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी एज मिनिमम होनी चाहिए? देखिए, पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो एक तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, फिर लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों देख लेते हैं। इसमें आप लेजिस्लेटिव असेंबली को और ले लीजिए, और फिर उसके नीचे कहीं पे जो एक और रहता है विधान परिषद, विधानसभा के अलावा, जैसे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है तो वहां एमएलसी होता है, एमएलसी। तो राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए? एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, उसकी एज 35 पूरी कर चुका हो, 35 साल की एज होनी चाहिए कम से कम, और लोकसभा का मेंबर बनने की उसकी योग्यता रखता हो। तो अब आगे देखेंगे लोकसभा का मेंबर के लिए क्या एज है। केंद्र और राज्य सरकार के अधीन वो किसी भी लाभ के पद पे नहीं हो। राष्ट्रपति उसको बनाया जा सकता है जो ना तो किसी केंद्र सरकार में कोई पद पे हो, ना राज्य सरकार में किसी पद पे हो, भारत का नागरिक हो और मिनिमम 35 साल 35 ईयर की उसकी एज हो। ये है राष्ट्रपति के लिए। अब लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, जो लोअर हाउस है लोकसभा, उसका मेंबर बनने के लिए कम से कम 25 साल की आपकी एज होनी चाहिए, 25 ईयर मिनिमम एज होनी चाहिए। अपर हाउस है राज्यसभा, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम 30 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। राज्यों में जो विधानसभा है, विधानसभा का मेंबर बनने के लिए, जिसको एमएलए कहते हैं, 25 ईयर मिनिमम एज होनी चाहिए, और एमएलसी बनने के लिए 30 ईयर होनी चाहिए। तो ये एक इस क्वेश्चन में सबकी एज का आ गया है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25, एमपी और एमएलए बनने के लिए 25, बाकी राज्यसभा और एमएलसी बनने के लिए 30 और राष्ट्रपति के लिए 35। आप अपने हिसाब से इसको जैसे चाहे याद रख लीजिएगा, बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। हाल ही में याओंडे डिक्लेरेशन चर्चा में था, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? याओंडे डिक्लेरेशन, देखिए ये चर्चा में था, ये एक्चुअली ये मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन हुआ था। टोटल इसमें 11 अफ्रीकन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने इसमें जो मलेरिया से लोगों की मौत हुई है वहां, उसके लिए ये उसको समाप्त करने के लिए ये डिक्लेरेशन किया था। इस डिक्लेरेशन का जो उद्देश्य है वो यही था, जो
बेसिक हेल्थ स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना है, या जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी कमी है उसको दूर करना, इस तरीके की चीजें इसमें याओंडे डिक्लेरेशन में की गई थी। 11 अफ्रीका देशों के हेल्थ मिनिस्टर्स ने ये डिक्लेरेशन साइन किया है। लेकिन ये हुआ कहाँ था, ये याओंडे कहाँ है, तो याओंडे है अफ्रीका में एक देश है कैमरून, और कैमरून की कैपिटल क्या है, कैमरून की राजधानी है याओंडे। इसका करेक्ट आंसर डी है, याओंडे कैमरून की राजधानी है, वहां पे हुआ था ये। जीमेल में ईमेल अटैचमेंट आकार सीमा क्या है? देखिए इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। आपका जीमेल है उसमें स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, या फिर उसमें ईमेल अटैच कर रहे हैं कुछ भी, तो कितना मैक्सिमम कितना अटैचमेंट कर सकते हैं आप अपने जीमेल के साथ में। तो ईमेल अटैचमेंट की जो मैक्सिमम है इसमें लिमिट है वो 25 MB है। एक अटैचमेंट की बात हो रही है। भाई उसको आपको ऐसे नहीं देखना है, जैसे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत सारे लोग कमेंट करने लग जाएंगे। मैं समझा दूं कि हमने तो 25 MB से भी ज्यादा का मेल किया हुआ है। देखिए ईमेल अटैचमेंट में 25 MB तक कर सकते हैं, लेकिन 25 MB से अगर ज्यादा हुआ तो फिर ये ऑटोमेटिकली गूगल क्या करता है, जीमेल क्या करता है, आपके गूगल ड्राइव का लिंक बना देता है, तो ये फिर गूगल ड्राइव में शेयर होता है। अदरवाइज ईमेल जो नॉर्मली है वो 25 MB तक ही है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 25 से बड़ी फाइल है अगर साइज में 25 MB से, तो फिर वो गूगल ड्राइव का लिंक बन जाता है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो सर्वोच्च न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को हाथ में लेता है। ऐसा भारत में कितनी बार हुआ है? देखिए राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति काम कर लेता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति भी नहीं है उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो फिर राष्ट्रपति का काम कौन करता है? जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो इस काम को करता है। अब ऐसा भारत में कब हुआ है? ऐसा भारत में केवल एक बार हुआ है। ये कब हुआ है? 1969 में। 1969 में जब राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन का 3 मई 1969 को निधन हो गया था। उसके बाद जाकिर हुसैन के बाद जो राष्ट्रपति बने थे वो थे VV गिरी। VV गिरी ये राष्ट्रपति बने थे, बने नहीं थे एक्चुअली। VV गिरी उस टाइम पे उपराष्ट्रपति थे और उन्होंने ही राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। जाकिर हुसैन के निधन के बाद जो उपराष्ट्रपति थे उस टाइम के VV गिरी, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति का पद संभाला था। लेकिन 1969 में VV गिरी ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इसने दोनों पदों से इस्तीफा दिया। VV गिरी के पास उपराष्ट्रपति का पद था, राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, तो इन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने दोनों पदों से इस्तीफा दिया। और जब दोनों पदों से इस्तीफा दिया तो राष्ट्रपति की तो डेथ हो गई थी और उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया था, तो दोनों पद खाली थे। उस टाइम राष्ट्रपति का कार्यभार जो उस टाइम के CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हिदायतुल्लाह, जस्टिस M हिदायतुल्लाह, उन्होंने ये राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला और ये कुछ समय के लिए भारत के राष्ट्रपति रहे थे, 20 जुलाई से और 24 अगस्त 1969 तक। 20 जुलाई से और 24 अगस्त 1969। देखिए बहुत सारे लोग इसको लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, तो वो जरूर कर दीजिए। डाटा प्रोसेसिंग में SAP का संक्षिप्त रूप क्या है? डेटा प्रोसेसिंग है, डाटा प्रोसेसिंग। इसमें SAP क्या है? SAP देखिए एक फ्यूचर प्रूफ क्लाउड है एक्चुअली। ये जो ट्रेड होगा उसका जो नेक्स्ट जनरेशन है, उस नेक्स्ट जनरेशन की जो नेक्स्ट पीढ़ी है उसको ये पावर देगा, ये कंफर्म है। और उसी के लिए ये SAP सॉफ्टवेयर है, ये एक तरीके का जो डेटा का प्रोसेस है, जो डेटा की प्रक्रियाएं हैं उनके मैनेजमेंट के लिए ये सॉफ्टवेयर है
जिससे आपका टाइम, आपका पैसा, ये इसमें सबका अच्छे से यूटिलाइज हो सकता है इसमें। ऐसा इसमें कुछ है और इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। लेकिन डेटा प्रोसेसिंग में एसएपी का संक्षिप्त रूप क्या है, तो ये है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। और कोई डिटेल में पढ़ना चाहता है तो इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी आपके एग्जाम के हिसाब से इतना काफी है। सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट करता क्या है, ये वो बता दिया है आपको कि जो फ्यूचर भविष्य के प्रूफ क्लाउड है, ईआरपी समाधान प्रदान करता है या फिर अगली पीढ़ी को शक्ति देना, इस तरीके का इसका काम है। नदी और उनकी ट्रिब्यूटरीज है, रिवर और ट्रिब्यूटरीज, नदियां और उनकी सहायक नदियां। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, सही से मैच नहीं कर रहा है, वो देखना है। देखिए इसमें नर्मदा यमुना जोड़ा सही नहीं है, गलत पूछा गया है इसमें। इसमें देखा जाए तो नर्मदा की जो सहायक नदी है, देखिए पूर्णा, गिरना, अमरावती। तो नर्मदा की सहायक नदियां हैं, तवा हो गई, कावेरी है, चौरेल है, तो ये गलत है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा रिवर है, ये कृष्णा रिवर, इसकी सहायक नदियां देखेंगे तो कृष्णा की सहायक रिवर कौन सी है, भीमा है, कोयना है, तुंगभद्रा है, तो ये भी गलत है। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। इसमें थर्ड और फोर्थ। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? अभी रिसेंटली तिरुवनंतपुरम का जो थुम्बा है, तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने जो गगनयान क्रू है, गगनयान क्रू की इसकी मदद के लिए एक मल्टीपर्पज के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, और वो ऐप है सखी। सखी क्या है इसका फुल फॉर्म? स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन, ये है सखी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये गगनयान आने वाले टाइम में काफी चर्चा में रहेगा, क्योंकि ये ऐप क्या करेगा, अंतरिक्ष यात्रियों का जो इस क्रू मेंबर है, इसमें जो क्रू जाएगा, उनके हेल्थ को लेके या पृथ्वी पर इसरो के साथ उनका संचार बनाए रखने में मदद करेगा, कम्युनिकेशन के लिए। और हमको पता है कि इसरो है जो गगनयान कब लॉन्च करने वाला है, 2025 में। अभी देखा होगा रिसेंटली आपने कि इसके जो एक रोबोट वगैरह कुछ थे, उनसे प्राइम मिनिस्टर बात भी कर रहे थे एक दिन रिसेंटली। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड निम्नलिखित में से किसका माप है? BOD। ये क्वेश्चन इस तरीके का आता है आपके एग्जाम में। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का यूज क्या है? इसका यूज किया जाता है कि जो वाटर है, वाटर जल में कितने पॉल्यूटेंट हैं, जो दूषित जैविक पदार्थ हैं कितने हैं, उनको मापने के लिए इसका यूज लिया जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये किसका माप है? प्रदूषण, पॉल्यूशन, या जो दूषित जैविक पदार्थ हैं उनका। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत, कौन सा है? चावल उड़ीसा की वाणिज्यिक फसल है। चावल उड़ीसा की वाणिज्यिक फसल है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। कॉफी कर्नाटक की, कॉफी है जो कर्नाटक की ये प्रमुख फसल है, सही है। मूंगफली गुजरात में खरीफ की फसल है। मेघालय भारत का सबसे बड़ा अनानास उत्पादक राज्य है, ये भी सही। देखिए चावल जो है, राइस,
ये उड़ीसा की कमर्शियल क्रॉप नहीं है, ये एक्चुअली अभी देखा होगा वो किसान वगैरह का आंदोलन है, तो ये इधर ही होता है ज्यादा, हरियाणा और पंजाब में। हरियाणा और पंजाब की कमर्शियल क्रॉप है ये, ना कि उड़ीसा की। उड़ीसा की ये एक खाद्य फसल है, ना कि कमर्शियल फसल है। हाल ही में चर्चा में रहा कोविंद समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कोविंद कमेटी ये अभी चर्चा में थी काफी, और ये आने वाले टाइम में आपको और ज्यादा चर्चा में देखने को मिलेगी, क्योंकि एक कमेटी बनाई थी जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं रामनाथ कोविंद, उनके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था, और उस समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है रिपोर्ट। ये बनाई थी वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। इसके लिए जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। हो सकता है आने वाले टाइम में, देखिए पहले एक साथ ही होता था पूरे देश में चुनाव, लेकिन बाद में कुछ चीजें बदली और उसके बाद से फिर ये अलग अलग करवाने लग गए। और ये एक साथ होना भी चाहिए, उससे क्या है पब्लिक का भी टाइम बचेगा, बार बार वोट करने जाना। हर राज्य में, पूरे देश में कभी ना कभी चुनाव चलते ही रहते हैं किसी ना किसी राज्य में। उससे क्या है कि सरकारें भी काम करेंगी। नहीं होता क्या है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री वहां प्रचार करने जा रहा है, या फिर तेलंगाना में चुनाव है, कर्नाटक का मुख्यमंत्री वहां प्रचार करने जा रहा है। तो इस तरीके से है जो सभी लोग डिस्टर्ब होते हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी, जनता, सभी का काम। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है सरकारी मशीनरी। तो एक साथ अगर पूरे देश में चुनाव हो जाए, कभी भी हो जाए, उससे किसको क्या फर्क पड़ता है? जिसको जनता वोट देगी वो जीत जाएगा। बाकी तो इस कमेटी की रिपोर्ट क्या है वो डिसाइड करेगी, और फिर आगे कौन गवर्नमेंट आती है उसका क्या रुख रहता है वो तय करेगा। अमरावती, अर्कविथी, भवानी, चिन्नार, हेमावती, होनियोल, काबिनी, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है, किसकी सहायक नदियां हैं? ये सभी कावेरी की है। देखिए अभी नहीं है, अभी तो कहना गलत होगा, लेकिन रिसेंटली तमिलनाडु और कर्नाटका, इनके बीच में ये वाद विवाद आज से नहीं, बहुत सालों से चल रहा है। कावेरी रिवर, ये इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, और ये हम चर्चा में ज्यादा आता है जब उनको कोई पॉलिटिकल इशू रहता है, जब अदरवाइज तो ये नॉर्मल चलता रहता है। तो ये कावेरी है, ये अभी चर्चा में है। दक्षिण भारत की रिवर है ये, और ये इसकी सहायक नदियां हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में पानी का विवाद चल रहा है। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है। डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? देखिए एक क्वेश्चन 100% इस तरीके का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का। और इसमें ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लोगे तो समझ आ जाएगा। लोगों की जो इनकम है या जो उनका बेनिफिट है, उस पे जो टैक्स लगाया जाता है वो होता है डायरेक्ट टैक्स। और इसके विपरीत, इसका ऑपोजिट होता है सरकार द्वारा वस्तु और सेवाओं पे जो टैक्स लगाया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स। एक लाइन में अगर मैं इसको समझाना चाहूं तो यही है, जो पब्लिक पे जो टैक्स लगता है ये डायरेक्ट टैक्स है। गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये समझ लीजिए। लोगों की इनकम और एक गुड्स एंड सर्विस। इसको थोड़ा सा और अगर टाइप पूछ ले जाते हैं कई बार, तो देखिए टैक्स है, टैक्स इसमें हो गया एक तो डायरेक्ट टैक्स, दूसरा हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स में कौन सा होता है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अलावा जो अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम है या कोई एसेट है, अनडिस्क्लोज्ड में भी जो कोई फॉरेन इनकम है, एसेट है, उस पे टैक्स, ये तो डायरेक्ट टैक्स हो गया।
इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स में एक और आता है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कस्टम ड्यूटी। कस्टम्स ड्यूटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। तो अगर ये छोटा सा आप ये 3-4 चीजें भी याद रख लेंगे तो यहां से एक क्वेश्चन आता है जो आप उसको सही कर लेंगे, एग्जाम में गलत नहीं होगा। इसको जरूर देखिएगा आप, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ मान्यता दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अभी रिसेंटली चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग साइट है उसको मान्यता दे दी है। उसका क्या नाम रखा गया था? देखिए, जो चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लैंड किया है, सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी चंद्रमा के साउथ पोल पे चंद्रयान 3 की। इसरो का था ये चंद्रयान 3। अब इसको जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, वो यूनियन है, उसने IAU है, इसने जो इसको मान्यता दे दी है और वो नाम रखा गया था शिव शक्ति पॉइंट। जहां विक्रम लैंडर ने लैंड किया था साउथ पोल पे, वो था शिव शक्ति पॉइंट। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? एक क्वेश्चन इस तरीके के जो सेंटर है, रिसर्च सेंटर वगैरह का, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, CSIR। ये एक तरीके से अनुसंधान प्रयोगशाला घटक है कि एक इसकी जो घटक है CSIR की, वो ये है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान। और ये इसकी स्थापना की गई थी 1961 में। इसी तरीके के और 2-3 देख लीजिए आप। जैसे पूछा जाता है अगर आपसे भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, तो रासायनिक वाला है वो हैदराबाद में है। पशु जैविक प्रौद्योगिकी संस्थान है, पशु जैविक का तेलंगाना में है। इसके अलावा CSIR जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, वो नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वो भी नई दिल्ली में है। बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बेंगलोर कर्नाटक में है बागवानी का। और एक क्वेश्चन जो कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, डेयरी का कहाँ है रिसर्च सेंटर? तो करनाल हरियाणा में है। कपास का पूछा जाता है अगर आपसे, तो कपास का है सिरकोट, ये है मुंबई महाराष्ट्र में। धातुकर्म प्रयोगशाला कहाँ पे है? राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला। ये वो चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, पूछे जाते हैं एग्जाम में। धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर झारखंड में है। तो आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, पशु जैविक प्रौद्योगिकी संस्थान तेलंगाना, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर कर्नाटक में है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है, केंद्रीय कपास का जो है कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये जिस सिरकोट है जो ये मुंबई महाराष्ट्र में। धातुकर्म प्रयोगशाला, राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर झारखंड में। इस क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान है ये हैदराबाद में है और इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य नहीं है? क्रियात्मक अनुसंधान का इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है? देखिए, क्रियात्मक शोध क्या होता है? क्रियात्मक शोध एक ऐसा शोध होता है जिसका पर्पज क्या होता है? क्रियात्मक शोध है, उसका पर्पज होता है कि जो डेली रूटीन के कामकाज हैं उनके में जो नियोजित हस्तक्षेप के माध्यम से किसी कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है या कोई ग्रुप है या कोई इंस्टीट्यूशन है, उसकी जो व्यवहारिक समस्याएं हैं, व्यवहारिक समस्याओं को हल करना। जैसे वैकल्पिक प्रथाएं हैं,
उनको अपनाने के माध्यम से समस्याओं के हल करने पे जोर दिया जाता है, या फिर इस समझ को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, या फिर शिक्षण व्यक्तिगत ज्ञान है, परीक्षण है, और इसमें कोई एरर है, या फिर उसका प्रैक्टिस है, इस संवाद है आपस में, बातचीत, ये इसी तरीके के जो क्रियात्मक शोध हैं, ये मतलब दिन प्रतिदिन के कामकाज में नियोजित हस्तक्षेप के माध्यम से कोई किसी व्यक्ति, कोई समूह या कोई संस्था की व्यवहारिक समस्याओं को हल करना, ये होता है क्रियात्मक शोध। अब इसका उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो जैसे बच्चों को विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ। इसको लाइक जरूर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आता रहेगा। अदरवाइज आप अपने मन से देखते हैं, फिर पता चल मिस हो जाती है कई सारी चीजें। मैच करना है लिस्ट फर्स्ट, लेवल ऑफ टीचिंग लिस्ट सेकंड, मेन प्रोपोनेंट कौन है, ये जो टीचिंग का लेवल है इसके मेन प्रोपोनेंट कौन है। मेमोरी लेवल की बात करते हैं तो हार्वर्ड ये सही है। अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन, रिफ्लेक्टिव लेवल हंट, ये तीनों ही सही मैच कर रहे हैं। एक क्वेश्चन इस तरीके का भी आता है एग्जाम में, आगे आपको जब टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे तो ये सब डिटेल में देखने को मिलेंगे। उम्मीद है ये आपको यूजफुल रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचएससी था पहले, अभी यूपीएसएससी हो गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज अब अवेलेबल है, आप चाहे तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसमें आपको टेस्ट और आपके सिलेबस के नोट्स मिल जाते हैं। अगर इसका टेस्ट सीरीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या वेबसाइट पे जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। लेट्स बिगिन। हाल ही में हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। ये ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है, और ये आपके करंट अफेयर्स में है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। देखिए हैती में क्या है कि अभी वहां भारतीय फंसे हुए हैं, वहां कुछ हिंसा वगैरह चल रही है, तो उससे जो इफेक्टेड भारतीय हैं उनको निकाला जा रहा है वहां से। अब हैती में क्या है कि हमारा भारत का है जो कोई राजनयिक मिशन नहीं है हैती में, लेकिन वहां पे जो हैती का पड़ोसी देश है, नेबरिंग कंट्री है, डोमिनिकन गणराज्य का जो सेंटो डोमिंगो है, सेंटो डोमिंगो में जरूर वहां पे राजनयिक मिशन है, और उस मिशन के माध्यम से ही हैती के जो मामले हैं उनको भी यही संभालते हैं। इसलिए ये चर्चा में है, डी इसका करेक्ट आंसर है। E2025 पहल किससे संबंधित है। E2025 पहल किससे संबंधित है। अभी WHO ने आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उससे संबंधित है E2025। ये क्या है, इसमें 25 देशों को चुना गया है, और 25 देशों में जो मलेरिया का संचरण है उसको रोकने के लिए E2025 पहल शुरू की गई है। ये WHO ने शुरू की है। जो 25 चयनित देश हैं उनमें मलेरिया से लड़ने के लिए ये शुरू किया गया है। दो 2025 तक 25 देश और WHO की ये पहल है। कई बार आप इसको लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो वो भी कर लीजिएगा। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। पेंटियम ब्रांड नाम से जो बेचा जाता है ये है माइक्रो प्रोसेसर। 1993 में जो पेंटियम है उसको इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर का जो उत्तराधिकारी है उसके रूप में पेश किया गया था पेंटियम को। और इसमें पेंटियम को जो इंटेल है उसका माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था जिसको उत्तराधिकारी के रूप में पेश किया गया था इसका, वो था
486, ये माइक्रो प्रोसेसर का नेम था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? भारतीय प्रेस का जो मुक्तिदाता कहा जाता है ये चार्ल्स मेटकाफ, इनको कहा जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर है। ये 1835 से 1835 से और 1936 के बीच में, 20 मार्च 1835 से और 4 मार्च 1936 के बीच में भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं और इन्होंने ही प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी और इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को पूछ लिया जाता है कई बार कि कब से लागू हुआ था, तो वो 15 सितंबर 1835 से लागू हुआ था। जो भी प्रतिबंध थे प्रेस पे वो सारे समाप्त कर दिए थे इन्होंने। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए और मिलान सही कौन सा है? इनमें से सही मिलान कौन सा है? देखिए, आर्टिकल 72 क्या है? प्रेसिडेंट के पास पार्डन पावर है, राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति आर्टिकल 72 में है, ये सही है। आर्टिकल 143 क्या है? सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 143 क्या है कि राष्ट्रपति को अगर कोई मामला है उसमें किसी विषय पे सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेनी है तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो सलाह देने का अधिकार है वो आर्टिकल 143 में है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। आर्टिकल 360 ये फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है, वित्तीय आपातकाल से रिलेटेड है। आर्टिकल 148 टू 151 भारत के अटॉर्नी जनरल की पावर्स और उनके क्या कार्य हैं उससे संबंधित है। ऐसा नहीं है, आर्टिकल 148 से 151 ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अटॉर्नी जनरल और कैग दोनों अलग अलग है। एक है अटॉर्नी जनरल एजी, ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में, और जो आर्टिकल 148 से 151 है ये सीएजी है, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के क्या काम है, क्या शक्ति है, जो कैग है वो है आर्टिकल 148 से 151, जबकि आर्टिकल 76 है अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड कि भारत सरकार का एक मुख्य कानूनी सलाहकार होगा, वो अटॉर्नी जनरल होगा और वो सभी कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देने का काम करता है अटॉर्नी जनरल एज पर आर्टिकल 76। तो इसमें फोर्थ है वो सही नहीं है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये करेक्ट है। इलेक्शन के बाद आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, तो अभी आप तैयारी में लग जाइए, किसी ज्यादा अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। अब आयोग भी बन गया है, उसमें काम भी शुरू हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? देखिए, समवर्ती सूची क्या होती है? केंद्र का क्या अधिकार है, राज्य का क्या अधिकार है, वो पढ़ा होगा आपने, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। एक सूची है जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार ही अपना आदेश वगैरह दे सकती है। एक सूची है जिसके तहत राज्य सरकार कानून बना सकती है। अभी जैसे CAA पास हुआ है, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये लागू हो गया है। अब आपने देखा होगा तमिलनाडु गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। ये हो सकता है एक पॉलिटिकल बयान हो या कुछ हो, लेकिन ये उनके हाथ में नहीं है कि वो इसको लागू नहीं करे, या किसी कोई दूसरे राज्य में कहा जाए कि वहां लागू नहीं करेंगे, ऐसा वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो मैटर है ये नागरिकता का मैटर है और ये केंद्र सरकार का मामला है। इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन में समवर्ती सूची में जो 7वीं अनुसूची है उसमें है ये केंद्र की सूची, राज्य की सूची, समवर्ती सूची। इसमें टोटल काफी सारे विषय दे रखे हैं, लगभग 97 के सब्जेक्ट्स हैं इसमें। तो समवर्ती सूची इनमें से कौन सी है? फॉरेस्ट, फॉरेस्ट है, ये समवर्ती सूची है। इसमें राज्य भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? हंटर आयोग का जो गठन किया था वो किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। कब किया था?
लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का जो गठन किया था ये 1882 में किया था, 3 फरवरी को, 3 फरवरी 1882 में ये हंटर आयोग की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। इसी को हंटर आयोग बोलते हैं। ये थे सर विलियम हंटर। और विलियम हंटर है ये जो वायसराय हुआ करते थे उस टाइम, वायसराय की जो काउंसिल थी, कार्यकारी परिषद, उसके सदस्य थे। और इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, इसमें कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। तो इसको देखा जाता है एजुकेशन रिफॉर्म से जोड़ के देखा जाता है इसको। बी इसका करेक्ट आंसर है, शिक्षा सुधार के लिए हंटर कमीशन, हंटर आयोग। एक क्वेश्चन आपको कर्क रेखा से रिलेटेड पूछा जाता है और ये देखने को मिलेगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? आगे जैसे जैसे हम टेस्ट सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड और भी जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। कर्क रेखा देखिए 8 राज्यों से होकर गुजरती है और इनमें आप यहां से, इधर से और देखेंगे गुजरात से, तो ये इधर मिजोरम तक। गुजरात के बाद में ये राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इसके बाद में झारखंड है और पश्चिम बंगाल है, फिर त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये कुछ 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें देखते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, चारों ही सही है। आगे कुछ सिटी देखेंगे जहां से नजदीक कौन सी सिटी है, कौन सा शहर है, तो ये आप थोड़ा सा पढ़िएगा, आपको एक करवाया भी जाएगा, जो भी आपका सिलेबस है वो आपको करवा दिया जाएगा। आप अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दीजिए, फिर जैसे एग्जाम डेट आएगा तो ज्यादा टाइम बचेगा नहीं आपके पास। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से कौन हटा सकता है? देखिए जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है या कोई अदर स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके जो चेयरमैन या जो अदर मेंबर हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? उनको अपॉइंट करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, लेकिन उनको अपने पद से हटा कौन सकता है? उनको हटाने का काम राष्ट्रपति के पास है यह अधिकार। तो ये दोनों ध्यान रखना है, उनका अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं और हटाने का काम राष्ट्रपति करते हैं। ये राष्ट्रपति के पास है अधिकार। दिल्ली को एनसीटी, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? एक आपसे दिल्ली पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली है जो काफी टाइम से चर्चा में रही है। दिल्ली हमेशा से चर्चा में रहता है, जबकि ये कोई फुल स्टेट भी नहीं है, लेकिन मीडिया के चक्कर में ये हमेशा चर्चा में रहता है। अदरवाइज तो और भी स्टेट है इंडिया में, वहाँ चीफ मिनिस्टर हैं, कई बड़े स्टेट भी हैं, लेकिन वो उतने चर्चा में नहीं रहते जितना दिल्ली रहता है। तो और दिल्ली वैसे भी अभी काफी चर्चा में है, मुख्यमंत्री जेल में बैठा है। तो एनसीटी संविधान के किस संशोधन से बनाया गया था? ये कॉन्स्टिट्यूशन का 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। ये कब पारित किया गया था? 1991 में ये हुआ था। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था और इसी के तहत दिल्ली को एक विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। आपसे पूछा जाए कि जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, जिस एनसीटी, इसकी स्थापना कब पूर्ण हुई थी? इसकी स्थापना 1992 में पूर्ण हुई थी, 1 फरवरी 1992 को। आगे और भी कोई पॉसिबल क्वेश्चन होंगे तो वो आपको करवाए जाएंगे। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस, द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये एक्चुअली यूनाइटेड नेशन ने सैंक्शन किया था ये इंटरनेशनल डे, इसके लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए। किस लिए? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के जो इश्यू हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए या इसको प्रमोट किया जाए, उसके लिए ये शुरू किया था, यूनाइटेड नेशन ने सैंक्शन किया था इसको। और इसका जो कब सैंक्शन हुआ था? जो यूएन का एजेंडा था, यूएन का एक यूएन पोस्ट
2015 डेवलपमेंट एजेंडा था, जो आपने पढ़ा होगा, डेवलपमेंट एजेंडा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसी में था ये। और उसी के तहत ये 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड। स्टॉकहोम समझौते का संबंध किससे है? स्टॉकहोम जो समझौता है उसका संबंध किससे है? ये स्टॉकहोम समझौता है, ये एक स्थायी समझौता है, परमानेंट एग्रीमेंट है ये। और इसका उद्देश्य है जो स्थायी कार्बनिक प्रदूषण है उससे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। तो ये पॉल्यूशन से रिलेटेड है, जो कार्बनिक पॉल्यूटेंट है उससे रिलेटेड है। स्थायी कार्बनिक प्रदूषण से पर्यावरण को सुरक्षित रखना, ये स्टॉकहोम समझौता इससे रिलेटेड है। लकड़वाला फॉर्मूला के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहरी गरीबी का अनुमान लगाने के लिए स्वीकार किया गया है? देखिए, लकड़वाला फॉर्मूला है ये एक्चुअली इससे पॉवर्टी से रिलेटेड है, पॉवर्टी से रिलेटेड है ये। और इसमें इसका गठन कब किया गया था इसको देख लेते हैं। लकड़वाला समिति का गठन किया गया था 1993 में। ये जो कमेटी बनी थी लकड़वाला समिति, इसकी अध्यक्षता की थी प्रोफेसर डीटी लकड़वाला ने। और प्रोफेसर डीटी लकड़वाला ने इसकी अध्यक्षता की थी, इसीलिए इसका नाम लकड़वाला कमेटी है। और 2011 में आधिकारिक गरीबी रेखा 1993 की जो लकड़वाला कमेटी की रिकमेंडेशन थी उसके बेस पे 2011 में इसकी कुछ रिकमेंडेशन लागू की थी गवर्नमेंट ने। अब उसमें क्या था कि इसमें कहा कि गरीब कौन है? गरीब वो है जो औसत ऊर्जा अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, वो गरीब है, ये लकड़वाला कमेटी ने कहा था। अब इसमें जो ये शहरी गरीबी है इसका क्या मापदंड है? जो इंडस्ट्रियल लेबर है, औद्योगिक श्रमिक, उनका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो क्या है? औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है? इस बेस पे ये स्वीकार किया गया था। आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, आपको टेस्ट मिलते रहेंगे, इसमें नोट्स मिलते रहेंगे। रिमोट REMOT योजना भारत के किस उद्योग से संबंधित है? ये योजना है इसका जो फुल फॉर्म है ये है रिजुवेनेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन ऑफ द कॉयर इंडस्ट्री। कॉयर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे। रिजुवेनेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन ऑफ द कॉयर इंडस्ट्री। अब कॉयर उद्योग से संबंधित है, लेकिन ये कॉयर उद्योग है क्या चीज? ये नारियल का जो प्रोडक्शन होता है, नारियल से संबंधित उद्योग है ये। सब भारत के जो पुराने उद्योग है उनमें से एक ये भी रहा है। कॉयर भारत के सबसे पुराने उद्योगों में से एक है। और ये देश में जो मेन प्रमुख नारियल उत्पादक राज्य हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, केरला हो गया, ये कोस्टल वाले ज्यादा हैं इसमें। गोवा, आसाम, उड़ीसा, अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, जो इनका काफी रोल है इसमें इंडियन इकोनॉमी में। और ये डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये योजना जरूर ध्यान रखिएगा। 2024 खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के शुभंकर और लोगों का हाल ही में अनावरण किया है। तो 2024 खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के शुभंकर क्या है, ये ध्यान रखना आपको। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग डाइवर्सिटी है, क्षेत्र की जैव विविधता अलग अलग है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही ये नाम रखा गया है। ये सीन ए सी क्या है? इसको शान भी कहा जाता है, शान। ये एक हिम तेंदुआ है, जो हिम तेंदुआ को ये आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है। ये लोगों जो इंडियन फ्लैग है, भारतीय तिरंगा, और जो लद्दाख के प्रतीक है उनको एक एकीकृत करके बनाया गया है।
तो ये ध्यान रखना आपको, अभी जो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल होंगे 2024 के, उनका शुभंकर सी ने शी या आपको शान भी मिल सकता है ऑप्शन में, लद्दाख से रिलेटेड है, हिम तेंदुआ है ये, उसके नाम बेस पे रखा गया है। इससे पहले देखिए, एक उज्ज्वला एक गौरैया, उज्ज्वला एक गौरैया, ये अनावरण किया गया था खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स हुए थे 2023 के, उसका आधिकारिक शुभंकर क्या था, उज्ज्वला एक गौरैया। उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर जारी किया था, तो वो शुभंकर था तितली के आकार में, जो एक तो अभी हम पढ़ रहे हैं शीतकालीन खेलो इंडिया 2024, इसके बाद मैंने बताया आपको खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, उसका था उज्ज्वला एक गौरैया। अब हम बात कर रहे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की। यूनिवर्सिटी गेम्स में जो शुभंकर था वो एक तितली के आकार का था, और वो प्राइम मिनिस्टर ने उसको जारी किया था, जो है अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी, इसके पहला संस्करण कहाँ हुआ था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण हुआ था, इसका फर्स्ट एडिशन 2020 में 2020 में उड़ीसा में हुआ था, ओडिशा में। और इसका दूसरा एडिशन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का हुआ था बेंगलुरु में 2022 में, कर्नाटक में। और इसका जो तीसरा एडिशन था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, इसके तीसरे एडिशन में जो शुभंकर है उसका नाम क्या रखा गया है, जीतू। यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए ये बताया जा रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का जो शुभंकर है उसका नाम जीतू रखा गया है। और ये उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है स्वैम्प डियर, बारहसिंगा, उसका प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ये जीतू रखा गया है। उम्मीद है ये आपका क्लियर हो गया होगा। उज्ज्वला एक गौरैया, पैरा गेम्स 2023, अष्टलक्ष्मी ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का था, जीतू यह भी जो थर्ड एडिशन है उत्तर प्रदेश में उसके नाम पे रखा गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए। केंद्र सरकार ने बिहार के दिवंगत नेता कर्पूरी ठाकुर को उनके जन्म शताब्दी वर्ष में भारत रत्न देने की घोषणा की है। कर्पूरी ठाकुर किस समुदाय से है? देखिए, अभी रिसेंटली कई लोगों को है जो जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, समाज के लिए कुछ किया है, उन लोगों को भारत रत्न दिया है, चाहे वो चौधरी चरण सिंह हो, कर्पूरी ठाकुर हैं, एल.के. आडवाणी हैं, स्वामीनाथन हैं, इनको दिया है। अब कर्पूरी ठाकुर हैं, ये बिहार के हैं, इनको जननायक कहा जाता है, जो ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, हालांकि ज्यादा टाइम लंबे टाइम नहीं रहे, लेकिन 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। पिछड़ी जाति के नेता भी इनको माना जाता है, जो लगभग 1980s के दौर में, 70s के दौर में इनका काफी रहा है राजनीति में। ये इनका संबंध है नाई समुदाय से। ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 पोएम 3, इसका परीक्षण किसने किया है? साइंस एंड टेक सिलेबस में है, हमारे करंट अफेयर्स में है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो पोएम 3 है, यह इसको ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 कहा जा रहा है। पोएम 3 पृथ्वी के वायुमंडल में ये पूरे सक्सेसफुल इसने प्रवेश किया है, और एक काफी बड़ी उपलब्धि है, काफी बड़ा अचीवमेंट है। इससे क्या है कि उस क्लास में, उस कक्षा में कोई मलबा नहीं बचा है, ये कहा है इसरो ने, ये इसरो का है। और ये कौन सा है? PSLV, इसरो ने ये PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 लॉन्च किया था, इसका सक्सेसफुल परीक्षण किया था। इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के द्वारा सीखने प्रशिक्षण के प्रोग्रामों का प्रतिपादन करना, इसको क्या कहते हैं? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से सीखना, उनका प्रशिक्षण के प्रोग्राम का प्रतिपादन करना, इसको ई लर्निंग कहा जाता है। EDI का पूरा नाम क्या है? EDI का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है? EDI है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज है। ये ए आएगा, इसका बी नहीं आएगा।
इंटरचेंज है, ये एक्सचेंज नहीं है, बी मान लेते हैं इसका, लेकिन ये इंटरचेंज है। टाइपिंग में हो जाता है कई बार इश्यू। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ये एक्चुअली जो संगठन है उनके बीच में एक जो कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनका आदान प्रदान करता है। जैसे आप समझेंगे तो जो डेली कमर्शियल एक्टिविटी है उनमें जैसे चालान है, कोई खरीद है, आदेश है, या कोई शिपिंग फॉर्म है, उस तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आदान प्रदान की व्यवस्था इसी ईडीआई में होती है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगेगा और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई बात है, कोई भी क्वेरी है, कोई इश्यू है, पूछ लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।